यस, हाँ जी। तो कुछ केसेस हैं ट्रायंगल लॉ के। तो कल हमने ट्रायंगल लॉ किया था। तो ट्रायंगल लॉ के अंदर आर किसके इक्वल आया था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ऑडियो को ऑन कर लीजिए, किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आपने ऑडियो अपनी ऑफ कर रखी है। और डायरेक्शन के लिए क्या आया था हमारे पास? tan थीटा इज इक्वल टू बी sin थीटा a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा। यस, हाँ जी। तो फर्स्ट केस है when a and b are in सेम डायरेक्शन। जब a और b सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, अगर a और b सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। उनके बीच में एंगल क्या होगा? 0। तो थीटा इज 0। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखते हैं आंसर हमारे क्या आते हैं। तो r इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos 0, cos 0 is 1। cos 0 क्या होता है? 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट आउट हो गया तो r किसके इक्वल आ गया? a प्लस b। तो r किसके इक्वल आ गया? a प्लस b। तो हमने जब आपको पहले करवाया था एडिशन में, तो जब दोनों एक साइड होते हैं तो r किसके इक्वल था? a प्लस b के इक्वल ही था। डायरेक्शन देखिए, r किस साइड होगा इनका? a और b का r इसी साइड होगा, r इसी साइड होगा। तो एंगल कितना आना चाहिए r का? स्लोप है ही नहीं, तो बीटा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चेक करते हैं क्या 0 आता है या नहीं आता। चेक करते हैं। tan बीटा b sin 0, बीटा 0 है, a प्लस b cos 0। sin 0 कितना होता है? 0। तो tan बीटा कितना आ गया? 0। 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा। अब देखिए tan बीटा 0 है, tan की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है? 0 पे ही होती है। तो बीटा कितना आ गया? 0। तो एंगल स्लोप है ही नहीं, बीटा 0 आना चाहिए था, बिल्कुल आ रहा है। तो फर्स्ट केस। सेकंड केस, when two vectors are, जब दो वेक्टर्स आपस में इन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है ए वेक्टर बी वेक्टर,
तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच में, देन ए और बी के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा 180 कितना होगा। 180 डिग्री। देखिए जो बीच में वॉइस कर रहे हैं ये ना करें, तो अगर क्लास नहीं लगानी तो आप छोड़ सकते हैं, बट नॉइस ना करें बीच में। यस, ए बी, तो थीटा कितना हो गया 180। तो यहाँ पे 180 पुट कीजिए, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना होता है -1, cos 180 कितना होता है -1, तो ये -2ab आ गया, cos 180 इज -1। ओके, अब रिजल्टेंट क्या बन गया देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। नाउ स्क्वायर से रूट कट गया, तो r किसके इक्वल आ गया, a माइनस बी, तो डायरेक्शन अपोजिट थी। तो आपको रिजल्टेंट बताया था एक फोर्स इधर लग रही है जैसे एक फोर्स इधर लग रही है, तो नेट किस साइड जाएगा, जिस साइड ग्रेटर फोर्स होगी, और इधर 5 लग रही है, अगर इधर 3 लग रही है तो 2 से इधर जाएगा, कैसे निकाला 5 माइनस 3, यस 5 माइनस 3, तो 2 से उसी ग्रेटर वाली साइड जाएगा। अगर b ग्रेटर है तो अपन यहाँ पे क्या कर देते b माइनस a का होल स्क्वायर, क्यों करके होल स्क्वायर हो तो कोई इधर हो इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। ओके, एंगल चेक करते हैं कितना आएगा, तो एंगल हमारे पास कितना आना चाहिए देखते हैं, tan बीटा b sin 180 a प्लस b cos 180, साइन 180 भी कितना होता है 0 ही होता है, साइन 180 कितना होता है 0 होता है, तो 0 ही आएगा। अब tan की वैल्यू किस एंगल पे 0 होती है, 0 पे भी होती है और 180 पे भी होती है, 0 पे भी होती है और 180 पे भी होती है। तो देखिए जी इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अगर a ग्रेटर है तो इस साइड, r किस साइड होगा, अगर a ग्रेटर है तो इस साइड होगा, तो एंगल इज 0। अगर b ग्रेटर है, अगर b ग्रेटर है तो रिजल्टेंट किस साइड होगा, इस साइड, b ग्रेटर देन a, ये क्या है a ग्रेटर देन b, हाँ जी a ग्रेटर देन b होगा तो r इस साइड होगा, तो एंगल इज 0 0, अगर इस साइड होगा तो एंगल क्या बन जाएगा 180। ठीक है जी, तो ये हमने ट्रायंगल ला किया था ना कल, ऐसे था, ये था बीटा, अगर ये r ऐसे हो गया तो 0 हो गया, अगर ये वाला r ऐसे हो गया तो 180 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है जी, वही है, अगर इस साइड आ गया तो ये मींस ऐसे हो गया है 180, अगर इस साइड है तो कितना है 0। ओके, नाउ नेक्स्ट केस देखिए, थर्ड केस, when two vectors are at perpendicular each other, when two vectors are perpendicular each other, आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज 90, देन थीटा इज 90, तो हम 90 पुट कीजिए तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। देखिए जी 90 डिग्री पे है, एक वेक्टर ए दूसरा बी, दोनों क्या है 90 डिग्री पे। नाउ r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90,
cos 90 कितना होता है, 0 होता है, cos 90 इज 0। तो ये 0 हो गया, रहा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक भी कर सकते हैं, रिजल्टेंट क्या है इसका, ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो केस हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, वही आंसर आ रहे हैं जो हमें दिखाई भी दे रहे हैं। अब एंगल चेक करते हैं, बीटा कितना आना चाहिए, वो इससे चेक होगा। tan बीटा इज इक्वल टू b sin 90 a प्लस b cos 90, b sin 90, sin 90 is 1, a cos 90 is 0, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, b बाई a, यस। तो बीटा कितना आ गया, tan इनवर्स b बाई a। अगर तो b बड़ा होगा तो बीटा भी ज्यादा होगा, अगर तो b बड़ा होगा, ये b अगर बड़ा होगा तो हमारे पास रिजल्टेंट ऐसे होता जाएगा, तो b बड़ा होता जाएगा, ठीक है ऐसे। अगर a बड़ा होगा, अगर a बड़ा होगा तो बीटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि tan का एंगल वैल्यू छोटी होती जाएगी तो tan भी एंगल भी छोटा होता जाएगा। तो a बड़ा हो गया, अगर यहाँ से a बड़ा हो गया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट ऐसे होता जाएगा, क्यों करके a अगर बड़ा हो गया तो b ऐसे, तो रिजल्टेंट देखो कैसे जाएगा, है ना। तो बीटा छोटा हो गया ना, तो बीटा पहले ये था, अभी ये रह गया, तो एंगल भी कम होता जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर। अगर दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है, बी और ए आपस में इक्वल है, तो 1 आ गया, 1 आ गया तो tan इनवर्स 1, कितने एंगल पे वैल्यू 1 होती है, 45, तो बिल्कुल मिड में होगा, बिल्कुल मिड में 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे। यही सेम केसेस पैरेललोग्राम के भी हैं। तो ये केसेस हो गए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, क्या है, the resultant of two vector is equal to the either of them। The resultant of two vector is equal to the either of them, किसी भी एक के इक्वल है, then calculate the angle between A and B, angle between A and B, या angle between the two vectors, दो वेक्टर A and B, ठीक है, angle between two vectors लिख लीजिए। क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वल है आइदर ऑफ देम, किसी भी एक के इक्वल। अब रिजल्टेंट पहले वेक्टर के इक्वल है और दूसरे वेक्टर के भी इक्वल है, किसी भी आइदर ऑफ देम, दैट मींस पहला और दूसरा भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो, तभी तो इक्वल होगा ना। आर ए के इक्वल, फर्स्ट के इक्वल, आर दूसरे के इक्वल, किसी भी एक के इक्वल है, किसी दोनों में से आइदर ऑफ देम, ए के भी दूसरे के भी, दैट मींस वो दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल। दैट मींस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, रिजल्टेंट, तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल, तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ हमें मैग्नीट्यूड इसका पता है, क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमें पता है। तो आर आपस में इक्वल है, ए स्क्वायर,
ये भी ए हो गया, और दूसरा वेक्टर भी क्या है, इसी के इक्वल है, बी भी ए है, ए भी ए हो गया, आर भी ए हो गया, कुछ भी ले सकते हैं आप, तीनों को सेम लेना है बस। टू ए इंटू ए स्केयर कॉस थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है, टैन बीटा नहीं निकालना, वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स नहीं है, वो था एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद बेस, वो था, कहीं वो निकालो, बिटवीन द टू वेक्टर्स एंगल क्या है, थीटा, ये फाइंड आउट करना है। यस, नाउ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा। ये रूट उस साइड जाके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, रूट को अगर हम हटा देते हैं तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये तो 10th क्लास 9th क्लास में हम करते हैं, रूट को हटाएंगे तो दूसरी साइड जाकर स्क्वायर कर जाएगा। यस, ये फॉर्मूला हमें पता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, r जो होता है a और b का जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, कहता है इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ये चीज इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, दैट मींस दोनों आपस में भी इक्वल, तो दैट मींस तीनों ही आपस में इक्वल हो गए, तो a इक्वल टू b इक्वल टू r, क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, इसके भी इक्वल इसके भी इक्वल, दैट मींस दोनों आपस में इक्वल, और ये फिर क्या हो गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये तो तीनों को हमने एक ही चीज पुट की, ए, तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये रूट जो है इस साइड दोनों साइड स्क्वायर ले लो, या फिर रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लिया हमने, इधर से रूट स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो रहेगा क्या, 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस cos थीटा। ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट आउट हो गया, ये आ गया 1/2, 1/2, 1 प्लस cos थीटा, क्लियर। ये 1 इधर ले जाइए, इधर जाके प्लस का है तो उधर जाके क्या किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -1 प्लस हाफ कितना होता है, -हाफ, -1 प्लस हाफ -हाफ। अब cos की वैल्यू -हाफ इस एंगल पे होती है, इस एंगल पे होती है 120, तो cos की वैल्यू कितने एंगल पे होती है, ये 120 पे होती है, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन। नाउ अभी तक हम जो कर रहे थे ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो, वो सिर्फ टू वेक्टर्स को लेकर कर रहे थे। पॉली का मतलब होता है लार्ज नंबर, पॉली का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर। जब लार्ज नंबर के अंदर वेक्टर्स आ जाते हैं, और देखिए पॉलीगन, एक वेक्टर ए, बी, सी, डी, ई, यस, तो यस
ये है, हमने इतने वेक्टर्स ले लिए 1 2 3 4 5 वेक्टर्स ले लिया। दिस इज अ पॉलीगन, ठीक है, मतलब मोर देन 2 होंगे वो पॉलीगन में आते। चलिए, तो पॉलीगन लाके ये देखिए हमने 5 वेक्टर्स ले लिए, लार्ज नंबर में वेक्टर्स ले लिए, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बाय द क्लोजिंग साइन। बस सिंपल सी बात ध्यान रखो, यहां से चले यहां पे खत्म हुए तो ये एक साइड क्लोज कर दीजिए। ऐसे ही हमने ट्रायंगलों में भी किया है। देखिए फिर अगर समझ आए तो इस तरह से हम समझ भी सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, थर्ड फोर्थ, यहाँ से यहाँ, फिफ्थ, यहाँ से यहाँ। लेकिन एक सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले गया, तो जो काम इन 5 ने मिलकर किया, जो इफेक्ट इन 5 ने मिलकर दिया यहां से यहां पहुंचाने में, वो अकेले ने कर दिया। दैट मीन्स ये आर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, इन पांचों के ही इक्वल प्रूव करते हैं। इसका प्रूव करते हैं, तो देखिए जी कैसे करें। यस, नेमिंग थोड़ा दे देते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी। यस, तो फर्स्ट टू को लीजिए ए एंड बी, और यहां पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। यस, ये हमने ले लिया R1। तो इस ट्रायंगल के अंदर आइए, ओ पी क्यू के अंदर, ओ पी क्यू के अंदर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के अंदर चेक कीजिए, ये दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, ये वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर वाला दो सेम वेक्टर, सेम ऑर्डर के वेक्टर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। तो R1 किसके इक्वल हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नाउ आगे फिर और कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब ऐसे चलेंगे हम। ये हमने ले लिया R2। अब इस ट्रायंगल में आइए, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, ऐसे एक वन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, आपका प्रूव हो जाएगा बस। ओ क्यू आर में देखिए, ये और ये दोनों सेम ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में है, और ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो अपोजिट ऑर्डर वाला दोनों सेम ऑर्डर के क्या होता है? सम के इक्वल होता है ना। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर के अंदर R2 किसके इक्वल होगा? R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, R1 किसके इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। R1 किसके इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए, नाउ अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। हमने फिर से कंस्ट्रक्शन कर ली, ये हमने ले लिया R3। यस, अब देखिए, यस, हाँ जी, तो देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। देखिए हमने ये प्रूव करना है, ये 5 साइड्स थी और ये उनका क्या है? रिजल्टेंट था। तो डायग्राम तो क्लियर है। अब देखिए हमारे पास, हम पहले क्या कर रहे हैं, हमने R इज इक्वल टू ये प्रूव करना है, हमने R पे पहुंचना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका प्रूव हो जाएगा। ये रिजल्ट भी आपको पता है ट्रायंगल लॉ का, कि दो वेक्टर जब सेम ऑर्डर में होते हैं और एक वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होता है, अपोजिट ऑर्डर वाला दो सेम ऑर्डर वाले वेक्टर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए इस ट्रायंगल में गए, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली, इस ट्रायंगल में गए जब, तो ये वाला वेक्टर इन दोनों के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? ये और ये सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में। तो R1 किसके इक्वल आ गया? A प्लस बी। R1 किसके इक्वल आ गया? A प्लस बी। अब नेक्स्ट में हमने कंस्ट्रक्शन की, देखिए ये और ये सेम ऑर्डर में है
और ये वाला अपोजिट ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर के सब के इक्वल होता है। R2 is equal to R1 plus C, R1 plus C, ओके। R1 की वैल्यू कितनी है? A plus B, A plus B, प्लस क्या आ गया? C, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली नाउ, तो ये और ये सेम ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो इन ट्रायंगल ORS, इन ट्रायंगल ORS, ORS के अंदर चेक कीजिए, ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में। सेम ऑर्डर ऐसे होता तो ये भी सेम में होता, बट ये अपोजिट है, साइक्लिक में नहीं है। तो R3 इज इक्वल टू R2 प्लस D, R2 प्लस D। R2 किसके इक्वल है? A प्लस B प्लस C के। R2 किसके इक्वल है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस ये D है। क्लियर? नाउ अब देखिए, ये लास्ट ट्रायंगल रह गया, ये वाले लास्ट, ये और ये दोनों क्या है? सेम ऑर्डर में है, और ये अपोजिट ऑर्डर में है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो इन ट्रायंगल OST, OST, तो OST के अंदर, OST के अंदर, यस OST के अंदर ये दोनों सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, तो R इज इक्वल टू R3 प्लस E, R3 प्लस E। अब R3 किसके इक्वल है? R3 ये रहा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, और E पड़ा है। लो जी, हमने यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। R is equal to A plus B plus C plus D plus C, यही हमने क्या करना था? प्रूव करना। तो ये प्रूव हो गया। दिस इज पॉलीगॉन लॉ। तो पॉलीगॉन लॉ की डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, ठीक है? यही डेफिनेशन जो हमने डायग्राम बनाया था, क्या है? if the number of vectors are if the number of vectors are represented by the sides of an open polygon, open polygon, ये जब नहीं था, sides of the open polygon taken in the same order में लिया हमने, then their resultant is given by closing side, इसने इसको क्लोज कर दिया था पॉलीगन को, तो given by the closing side of the polygon taken in the opposite order, तो हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया था रिजल्टेंट, ना कि सेम ऑर्डर में। एक बार फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन को, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन open polygon taken in the same order, and their resultant is given by the closing side of the polygon taken in the opposite order. Clear? Now कुछ हम वर्किंग करते हैं जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड है। देखिए जी कैसे, फ्लाइट ऑफ बर्ड, एग्जांपल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो कैसे बर्ड फ्लाई करता है? जब वो फ्लाई करता है तो अपने जो पंख होते हैं उनको वो नीचे की तरफ, जो एयर है नीचे की तरफ पुश करता है। देखिए कैसे, ये उसके पंख हैं, तो नीचे की तरफ उसको क्या करता है? ये पुश करता है ऐसे, ये इधर से ऐसे, यस। ये क्या करते हैं? इस साइड ऐसे एयर को नीचे की साइड करते हैं,
जब वो एयर को नीचे की साइड करते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप करके आए हैं 9th क्लास में, क्या कि जैसे ही वो एयर पे एक्शन करेगा तो एयर उस पर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, इक्वल एंड अपोजिट। तो रिएक्शन किस साइड होता है, इस साइड। रिएक्शन किस साइड होता है, इस साइड। ये एक्शन एयर पे हुआ, एयर नीचे जाती है, एयर ने रिएक्शन बर्ड के ऊपर किया। ये जो रिएक्शन फोर्स है ये बर्ड के ऊपर लग रही है, और ये वाली जो फोर्स है ये एयर के ऊपर लग रही है। लेकिन हमने तो एयर को तो कुछ नहीं करना, हमने तो बर्ड को उड़ाना है, तो बर्ड के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको देखेंगे। तो ये बर्ड के ऊपर लग रही है रिएक्शन फोर्स। अब देखिए ये दोनों की दोनों फोर्सेस जो है एक कॉमन पॉइंट से निकल रही है, तो कौन सा लॉ लगेगा, दोनों की जब टेल मिले तो पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम लॉ लगता है। तो इसके पैरेलल ले लीजिए, ये यहां से इसके पैरेलल ये ले लिया हमने, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये ले लिया। तो नेट रिजल्टेंट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो नेट फोर्स किस साइड लगेगी, इस साइड लगेगी। तो बर्ड क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। इस तरह से बर्ड उड़ता है अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक्शन हुआ इसके ऊपर, जो एयर है उसके ऊपर, एयर ने रिएक्शन किया इसके ऊपर, बर्ड के ऊपर। हमने बर्ड को उड़ाना है तो बर्ड की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किया, दो वेक्टर्स हैं, टेल से निकल रहे हैं कॉमन पॉइंट से, तो ये क्या हो गया आपके पास, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई होगा। तो इसके पैरेलल ये ले लिया, इसके पैरेलल ये ले लिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, या बिल्कुल इसके बीच में, और बर्ड ऊपर उड़ जाता है क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, ऊपर की तरफ। चलिए ऐसे ही वर्किंग ऑफ स्लिंग है। वर्किंग ऑफ स्लिंग, स्लिंग मतलब गुलेल कैसे होती है, देखिए। यस, तो हम क्या करते हैं, ऐसे उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। चलिए हमने इसके ऊपर क्या किया, एक्शन किया, पीछे की तरफ खींचा, तो ये अपना क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या जाना चाहता है, अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहता है। तो ये इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगी, उसके कारण क्या जाना चाहता है, ये वापस जाना चाहता है। जैसे हम रबड़ है, रबड़ को खींचे, अप्लाई करें, तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है उसके अंदर, वो उसके कारण वो वापस जाता है। आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे उसमें। यस, तो ये जाना चाहता है, अब ये वापस जाना चाहता है, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वापस आने के लिए, जो इसके अंदर स्टोन है, तो ये अपने पास क्या आ गया, दो वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाइए, इसके पैरेलल ये हो गया, इसके पैरेलल ये हो गया। तो जो स्टोन पे फोर्स लगती है वो कैसे लगती है, इस साइड लगती है। जो स्टोन पे फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, इस साइड, ऐसे जाता है बिल्कुल, है ना, यही होता है। तो वर्किंग ऑफ स्लिंग भी किसके ऊपर बेस्ड है, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड है। फ्लाइट ऑफ बर्ड भी किसके ऊपर बेस्ड है, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है। क्या है न्यूमेरिकल, कि resultant of two vectors p and q is perpendicular to p। कहता resultant of p and q vector is perpendicular to p। perpendicular कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये एक p वेक्टर है, अब रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर बनाना है p के, तो कैसे बन सकता है, कब बन सकता है, जब हमारे पास q क्या हो, ये, तभी तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, P ऐसे हो, Q ऐसे हो, तभी तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, और P के साथ कितना एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, जब P और Q लाइक दैट होंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, कहता है इट्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ Q,
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्यू से आता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द पी एंड क्यू? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी इस तरफ एरो है तो एंगल ये नहीं बनेगा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं। एंगल कौन सा बनेगा, इसको आगे लगा लीजिए, एंगल ये बनेगा। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कौन सा बनेगा, ये बनेगा। क्लियर? एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कौन सा बनेगा, ये बनेगा। क्लियर? अब देखिए ये एंगल हमने थीटा ले लिया, हमने कैलकुलेट कौन सा करना है, बीटा। तो बीटा किसके इक्वल होगा, टोटल एंगल कितना है 180। टोटल एंगल कितना है 180। देखो P एरो इस साइड है, आपका एरो अगर इस साइड होता और ये एरो इस साइड होता तब जाके एंगल बिटवीन P एंड Q बनता। ट्रायंगल लॉ में भी बताया था कि एरो तब बनते हैं जब ऐसे निकलते हैं ऐसे, तो लाइन इधर नहीं जा रही, लाइन इधर जा रही। ठीक, तो बीटा किसकी इक्वल होगा, टोटल एंगल इज 180 माइनस थीटा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। क्लियर? अब थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकाल लीजिए यहां से। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस q/2 में p। अब p की वैल्यू किससे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ लगा लीजिए या पाइथागोरस लगा लीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, q का स्क्वायर, पाइथागोरस का लगा लो, q का स्क्वायर, q/2 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कितना आ गया, q² 4